दोस्तों इस वीडियो में ना हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखेंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मान लो कुछ एक पैसा इकट्ठा हुआ तो सबको पता है कि बैंक में जाना है और एफडी करवा लेनी है। अब रीजन पूछो कि एफडी क्यों कराते हो तो सब कहेंगे कि एक तो आसान है, सबको पता है कि एफडी कैसे ओपन होती है। दूसरी चीज, हमारा पैसा 101% सेफ है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और ऑप्शन क्या आता है, एक और ऑप्शन आता है कि मार्केट में पैसे को डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, एसआईपी करा लो। लेकिन उसके अंदर समस्या है ना कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर ऊपर गई तो पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा। लोग काफी सारी कैलकुलेशन भी दिखाते हैं इंटरनेट पे कि जी आपका पैसा 12%, 14%, 15% से बढ़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट फ्लक्चुएट ही कर रही है ना, अगर मार्केट नीचे चली गई तो मेरे रिटर्न्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं, यानी फिक्स नहीं है वहां पे। लेकिन इस वीडियो में हम एफडी की तरह ही, या फिर आप ये कहो कि जैसे एफडी में पैसा हम डालते हैं वैसी वैसी सेफ इन्वेस्टमेंट दूसरी कौन सी हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो भारत सरकार की हो या फिर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स डिपॉजिट से हमें जो है ज्यादा मिले। ठीक है, तो अलग अलग देखो, पहले तो मैं आपको चलो अलग अलग स्कीम दिखाने से पहले थोड़ा बहुत एक बार एफडी का आइडिया बता देता हूं। यहां मैंने 7-8 बैंक लिए हैं, भारत के जो मोस्ट कॉमन बैंक्स है ना, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले एसबीआई में अगर हम 1 साल की फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं तो वो हमें 6.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं। एसबीआई में अगर मैं 5 साल की एफडी कराऊंगा तो 6.05% का इंटरेस्ट। ऐसे ही आईसीआईसीआई 1 साल की एफडी पे 6.25%, एचडीएफसी 6.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5%, यानी मोटा मोटा 6-6.5% का हमें आज की डेट में इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। कुछ एक बैंक है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 6.90% दे रहा है, या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो वो 7.40% दे रहा है। लेकिन अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही मान के चलो, लोगों का माइंडसेट है कि ये कब बंद हो जाए वो किसी को भी नहीं पता, मतलब समझ गए। तो रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मिल रहे हैं। अदरवाइज जो बड़े बड़े सरकारी बैंक या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है उसमें अगर मैं पकड़ूं तो 6 से 6.5% का इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और ऐड कर सकते हो। ये मोटी मोटी आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट की कहानी है भाई, सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, एक तो हम बैंक की फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करेंगे एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। फिर हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, क्या उसमें पैसा लगाना ठीक है। फिर केवीपी यानी किसान विकास पत्र, फिर देखेंगे इसमें डाल सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये इशू कौन करता है, ये मतलब इशू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इसका बोरोवर कौन है, भारत सरकार है। मतलब समझ गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बिचौलिए का काम करता है, पैसा आप किसको दे रहे हो, भारत सरकार को दे रहे हो। ठीक है जी। फिर पीपीएफ देखेंगे, थोड़ी बड़ी स्कीम है 15 साल की, फिर ये देखेंगे इसमें क्या फर्क है। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, खैर हालांकि ये तो आई गेस फरवरी 2024 में लास्ट टाइम आरबीआई ने इशू करे थे, उसके बाद इशू ही नहीं किए। अगर ये आज इशू हो रहे होते तो आज का ही रिसेंटली, आज क्या तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9 सितंबर, आज 1,10,000 से पार चला गया 24 कैरेट गोल्ड इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, जैसे आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है ना, ऐसे ही 2 चीजें और होती हैं। एक होते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एक होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आरबीआई इशू करता है, यानी आरबीआई बिचौलिए का काम करता है। लेकिन आप और मेरे जैसे लोग भारत सरकार को पैसा उधार देते हैं, जिसके बदले भारत सरकार हमें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो अलग अलग चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी वो स्कीम्स हैं जो आप समझो एकदम रिस्क फ्री स्कीम्स है, भारत सरकार की सारी स्कीमें हैं, बट एफडी से बेटर रिजल्ट्स देती हैं। तो सब कुछ समझेंगे। अगर पैसा नहीं भी इन्वेस्ट करना तो भी आपकी नॉलेज के लिए काफी इंफॉर्मेटिव जो है ये सेशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। मोटी मोटी एक बार रीकैप कर रहा हूं छोटा सा। एफडी के आपने ब्याज देख लिया अभी तक, सिंपल सी चीज, 6-6.5% हमें 1 साल की एफडी कराने में मिलते हैं। और अगर मैं 5 साल की एफडी कराता हूं तो ब्याज दरें एफडी के अंदर कम ही होती जाती हैं। जैसे मान लो एसबीआई 6.25% 1 साल के लिए दे रहा है, तो 6.05% 5 साल के लिए दे रहा है। तो समझ के बात को, तो ये चीजें। अच्छा, अब सबसे पहले ये रहा, सबसे पहले बैंक एफडी देख लिया। अब मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आपको समझाता हूं। ठीक है, मोटी बात समझो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है ना तो वो बैंक में एफडी मत ही कराए तो बेटर है। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल कौन सकता है, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो पोस्ट ऑफिस में जाके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकता है। ठीक है जी। अगर मान लो कोई सिविलियन एम्प्लॉय 55 साल में रिटायर हो गया तो 55 साल की उम्र में भी खोल सकता है। और अगर कोई डिफेंस पर्सोनल 50 साल की उम्र में रिटायर हो गया तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोल सकता है।
क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8.2% का मिलता है। एफडी में कितना मिल रहा है? लगभग 6.5%। सीनियर सिटीजन है तो आधा परसेंट और जोड़ लो तो लगभग 7% के आसपास सीनियर सिटीजन को। वही सीनियर सिटीजन अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलता है तो उसको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है ना वो 5 साल की लॉक इन स्कीम है, 5 साल से पहले आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ोगे तो बड़ी बारीक बारीक सी कंडीशंस है, वो हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे, बड़ा मुश्किल है उसको तोड़ना। 5 साल की एक लॉक इन स्कीम है जिसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट जो है ना वो हर 3 महीने के बाद आपको मिलता रहता है, मतलब समझ की बात को, हर 3 महीने के बाद आपको आपका ब्याज मिलता रहेगा। और 30 लाख रुपीज आप मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मोटी मोटी हमारी जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। मोटी बात ये है कि सीनियर सिटीजन्स को तो अगर रेगुलर इनकम चाहिए भी, हर 3 महीने के बाद ब्याज मिल रहा है, तो उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अच्छी है। अगर मान लो भी आपको चाहिए रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, पैसा मैच्योर हो जाए, तो फिर हम एफडी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 8.2% है, विच इज फार बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब दूसरा आ जाओ पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के ऊपर। जैसे सीनियर सिटीजन, एक सेकेंड, ये पेन कहां चला गया, हाँ, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमें 8.2% का इंटरेस्ट दे रही है और हर 3 महीने के बाद मेरे को ब्याज दे रही है, वहीं पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है ये मेरे को हर महीने ब्याज देती है, मंथली इंटरेस्ट देती है मेरे को, लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो प्लीज पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम तो मत खोलना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखो ना 7.4% आ रहा है। अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, छोटा है, मतलब 25, 30, 35, 40 साल का है और अगर रेगुलर इनकम चाह रहा है, तो फिर सीनियर सिटीजन तो वो खोल नहीं सकता, फिर वो नॉर्मल एमआईएस स्कीम खोले अगर वो रेगुलर इनकम चाहता है तो। ठीक है, बस इतना सा फर्क है कि यहां पे आपको एमआईएस स्कीम के अंदर हर महीने ब्याज मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको हर 3 महीने में एक बार ब्याज मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर हम मैक्सिमम 30 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम की बात करूं तो इसमें अगर कोई इंडिविजुअल खोलता है तो मैक्सिमम 9 लाख जमा कर सकते हैं और अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोलता है तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाओ अगली स्कीम के ऊपर। एमआईएस हो गई। एनएससी। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी पोस्ट ऑफिस से इशू होते हैं। ये एक आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है वैसे ही आपका एनएससी है। ठीक है जी। 5 साल की ये भी एक लॉक इन स्कीम है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है एज इट इज ये भी एक फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हो, बस इसका नाम 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट की तरह आप इसको देख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, जो नॉर्मल एफडी होती है ना 5 साल की, उसे हम टैक्स सेवर एफडी भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है। लेकिन अब नई टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स बेनिफिट अलग से डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सब कुछ अब न्यू टैक्स रिजीम में जा चुका है। तो मैं बार बार टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब उसका कोई मायना बचता नहीं है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी 5 साल की एक स्कीम है, इसे आप 5 साल की एफडी बोल सकते हो। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7.70% का मिलता है। लेकिन अब एक सवाल आएगा कि एफडी से तो ये बेटर ही हो गया, कह सकते हो बेटर है, लेकिन एक चीज है, एफडी जो होती है ना उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन एनएससी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर मान लो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.70% है ना, अगर आप इसे एफडी से तुलना करोगे ना तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 7.5% ही लिख सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली 7.70% है और एफडी कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। समझ के बात को? तो एफडी से कंपेयर कर रहे हो तो इसका 7.5% ही मानो। हाँ, फिर भी आज की डेट में जो बैंक एफडी ऑफर कर रहे हैं उनसे तो बेटर ही है एनएससी, क्योंकि उनसे तो थोड़ा बेटर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और दूसरी चीज, भारत सरकार की ये स्कीम है कि हम पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं। समझ के बात को? अच्छा, फिर उसके बाद किसान विकास पत्र। अच्छा, एक चीज, एनएससी को हम 5 साल से पहले नहीं तोड़ सकते। 5 साल का लॉक इन है तो 5 साल से पहले हम नहीं तोड़ सकते। गॉट इट? अच्छा, अब किसान विकास पत्र, ये स्कीम बोलते हैं कि जितना भी पैसा आप डालोगे, जब पैसा आपका डबल हो जाएगा उस टाइम पे ही ये स्कीम मैच्योर होगी। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में कितना है? 7.5%। सॉरी, लेकिन ये 7.5% भी कैसा है? कंपाउंडेड एनुअली है। इसे भी अगर आप एफडी से तुलना करते हो तो कंपाउंडेड क्वार्टरली करना पड़ेगा इसको, तो इसका ऑलमोस्ट 7.3% ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो। यानी अगर इसके अंदर कोई 1 लाख रुपए डालता है तो इसका जब 2 लाख रुपए होएगा ना, वो 9 साल और 7 महीने के बाद होएगा। वहीं अगर मान लो कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख डालता है और वो 2 लाख करना चाहता है, तो ये 9 साल और लगभग 4 या 5 महीने के अंदर हो जाता है। तो बेटर है किसान विकास पत्र से तो एनएससी ही में ही इन्वेस्ट कर लो। समझ गए? हाँ, एनएससी 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार 5 साल की होगी, फिर 5 साल की होगी। किसान विकास पत्र 1 साल ही, एक इकट्ठे ही, जब तक डबल नहीं होता पैसा तब तक चलती रहेगी।
ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का। ठीक है, ये जो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है ना, ये एक तरह से खरीदता कौन है, आप या मेरे जैसे कोई भी कस्टमर खरीद सकता है। और दूसरी चीज, बोरोइंग कौन कर रहा है, आपकी भारत सरकार। यानी हम एक तरह से भारत सरकार को उधार दे रहे हैं, बदले में भारत सरकार हमारे को ब्याज देती है। अच्छा, इशू कौन करवाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है, यानी बिचौलिए का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेफ्टी की बात करें तो 100% सेफ है कि हम भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं। अगर जिस दिन भारत सरकार डूब गई उस दिन तो सोचो इस मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया, फिर मतलब फिर कोई सेंस नहीं बनता, समझ गए ना बात को। तो मोटी बात, बिल्कुल सेफ है कि हम भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो एक सिंपल सी चीज समझ लो, जो आपका ये आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है ना, इसको हम एक मैं यहां पे लिखता हूं आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो आपका एनएससी प्लस 0.35% होता है। ये इसका रूल है, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। मान लो जैसे अभी एनएससी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.7% चल रहा है, इसमें 0.35% और ऐड कर लो। इसीलिए आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 8.05% चल रहे हैं। समझ के बात को, यानी एक सेकंड, ये देखो, ये जो एनएससी है, ये एनएससी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें 0.35% ब्याज जोड़ दोगे तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट है वो बन जाते हैं। अच्छा, 8.05% चल रहा है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये 7 ईयर्स के लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये आप मान लो पोस्ट ऑफिस से जाके लेते हो तो 7 ईयर्स का इसका लॉक इन रहता है। हर 6 महीने के बाद जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज आपको दे दिया जाएगा। जब जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो 6 महीने के बाद जितना भी 6 महीने का ब्याज बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। फिर ऐसे अगले 6 महीने के बाद 6 महीने का जो ब्याज बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। जब 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपका मूलधन था ना 1 लाख रुपए, वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। ये सिंपल सी चीज है। अब एक सवाल आता है कि अगर जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, ये अगर एनएससी से 0.35% इंटरेस्ट रेट ज्यादा देते हैं तो फिर एनएससी में पैसा डालने का क्या फायदा, एनएससी को तो बंद ही कर दो, हर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को ही खरीदेगा। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड्स हैं वो किन के लिए अच्छे हैं, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। मान लो मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए भी, हर 6 महीने के बाद मेरे को पैसा मिलता रहे, तो मेरे लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार 6 महीने के बाद पैसा तो आ रहा है लेकिन ये पैसा खर्च हो जा रहा है, मेरे हाथ में टिक नहीं रहा, मैं कुछ ऐसी स्कीम चाहता हूं कि बीच में तोड़ ना सकूं, बीच में पैसा ना निकाल सकूं, आज 1 लाख डालें, 1 लाख 5 साल के बाद जितने बनेंगे ब्याज के साथ वो पैसा इकट्ठा मिले, उन लोगों के लिए फिर एनएससी बेटर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये सेशन अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे कुछ भी पॉजिटिव कमेंट चाहिए डाल देना कि दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हो कि मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर बेस्ट वीडियो है, कुछ भी। इससे हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद पीपीएफ, बहुत वीडियोस बना रखी है मैंने पीपीएफ के ऊपर। ये एक 15 साल की स्कीम है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं है, 100% सेफ है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहा है वो 7.1% चल रहा है। तो अगर ये भी बीच में आप तोड़ नहीं सकते, यानी ये वो सारी गुल्लक हैं जो बीच में हम तोड़ नहीं सकते, इन्हीं के अंदर ही आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अगर हम ऐसी जगह पैसा डाल रहे ना जिसमें कुछ भी खर्चा है, निकाल लिया पैसा, वहां पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा है कि वो भी ऐसी कि बिल्कुल सेफ हो, पैसा डूबे ना, तो पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे करके हम पैसा इसमें डाल सकते हैं और पैसा हमारा बचता रहेगा। साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये खैर अभी तो इशू ही नहीं कर रहा, बट इसकी नॉलेज थोड़ी सी दे देता हूं। ये गोल्ड बॉन्ड होते हैं कि मैं फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, मान लो 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, उसके ऊपर मान लो 1 लाख मार्केट वैल्यू है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे आज 24 कैरेट गोल्ड की वैल्यू 1,10,000 है ना। अगर मैं 1,10,000 का गोल्ड खरीदता हूं, ठीक है, मैंने लेट्स सपोज 1 तोला गोल्ड खरीदा, यानी 10 ग्राम्स गोल्ड खरीदा, इसके ऊपर तनिष्क से खरीदा, मान लो वो 25-30% मेकिंग चार्ज लगा देगा, तो वो मेरा पैसा फालतू का कट गया। जैसे मान लो 1 लाख, यहां लिख देता हूं, 1,10,000 रुपए का मैंने गोल्ड खरीदा। ठीक है, इसके ऊपर अगर 30% लगा देगा तो 33,000 रुपए मेरा मेकिंग चार्ज लग गया, तो ये कितना हो गया, 43। यानी 1,10,000 रुपए की चीज मैं 1,43,000 रुपए में खरीद रहा हूं। फिर इसके ऊपर 3% जीएसटी लग जाएगा, यानी मोटी बात 1,10,000 रुपए की चीज मेरे को 1.5 लाख रुपए की पड़ती है। कल को जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो वो तो 1,10,000 रुपए के हिसाब से वापस खरीदेगा ना मेरे से, वो ये जो मेकिंग चार्ज जीएसटी वीएसटी है तो मेरा मर गया। तो फिजिकल गोल्ड
भी देखो, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकें, इसीलिए सरकार इसको लेके आई थी। ठीक है, अच्छा लाई क्यों थी? क्योंकि भारत 90% गोल्ड को इंपोर्ट करता है, तो जो हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ना, हम देश के साथ गद्दारी करते हैं। समझ के बात को? क्यों? क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, हम गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड हम सारा इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता है। इसीलिए सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाई थी कि फिजिकल गोल्ड मत खरीदो मेरे प्रिय भारतीयों। आप समझो, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं सच में फिजिकल गोल्ड मत खरीदा करो। समझ के बात को? चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार लाई। सरकार ने कहा कि आज हम मान लो 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, ये तो ये जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो वो आपका बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, प्लस फिक्स 2.5% का ब्याज सरकार आपको देगी ही देगी हर साल। जो आपने पैसा डाला, 1 लाख डाला ना, तो हर साल 2500 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। 8 साल का इसका लॉक इन होता था। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता था। ये आरबीआई जब इशू करता है तभी आप खरीद सकते हो, लेकिन फरवरी 2024 के बाद से अभी तक नए इशू नहीं गए हैं। जब इशू करे, अगर करे होते, जिसने फरवरी 2024 में लिए ना, उसने तो बड़े मजे कर लिए, क्योंकि आप देखो गोल्ड का प्राइस कितना ज्यादा एकदम तेजी से बढ़ा है। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें होगी। अच्छा, इसके बाद और क्या ऑप्शन है हमारे पास? 2-3 ऑप्शन और है। एक होते हैं ट्रेजरी बिल्स। ये भी भारत सरकार हमसे उधार लेती है। बिचौलिया कौन है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, ये ना डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं। जैसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे? जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए, पहली चीज, ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ये तीन टेन्योर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो 91 डेज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर लो, या 182 दिनों के लिए, इसका डबल हो गया 91 का, या इसका डबल 364 डेज के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंटेड प्राइस पे कैसे इशू होते हैं? जैसे इशू डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं और मैच्योरिटी फेस वैल्यू पे होती है। जैसे मान लो अगर कोई 364 डेज के लिए ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे आज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% चल रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 364 डेज के लिए, यानी 1 लाख रुपया भारत सरकार को मैं उधार देना चाहता हूं। किसके थ्रू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। अच्छा, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। ये आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना, तो उनका साइट खुल जाएगी, वहां से डायरेक्ट खरीद सकते हो। अच्छा, चलो वापस लौटते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 364 डेज के लिए, 6.5% इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 1 लाख डाला, लेकिन ये ना डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं। इस पे ब्याज कितना बन रहा है? 6500 रुपए। तो एक बार मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए कट जाएंगे, जैसे ही ये इशू होएगा ना, आपको तुरंत 6500 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट पे वापस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये मैच्योरिटी होएगी ना, तब आपको फिर 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। समझ के बात को? यानी मोटी बात, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 93,500 इन्वेस्ट किए ना एक तरह से, और मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख मिल जाएगा। तो 1 लाख डाले, ब्याज आपको तुरंत वापस आ गया, मतलब एक समझ के ब्याज इन द सेंस इन्वेस्ट ही 93,500 रुपए हुए, 6500 रुपए आपको वापस आ गए, और जब मैच्योरिटी होगी तो 1 लाख आपको फेस वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। इस तरीके से ट्रेजरी बिल्स चलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? जैसे ट्रेजरी बिल तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 5 साल से लेके 40 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ गए? आप चाहो तो 40 साल के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। फायदा क्या है 40 साल के लिए? अच्छा, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूं। मान लो 5 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हो तो 6.4% इंटरेस्ट है, 10 साल के लिए 6.5, 20 साल के लिए 6.6, और 30 से 40 साल के लिए 6.7% इंटरेस्ट है। मान लो पर कोई कहता है 40 साल के लिए, 40 ईयर्स के लिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो अगले 40 साल तक, मान लो आपने 5 लाख रुपए इसमें डाल दीजिए, तो अगले 40 साल तक के लिए डाल दिया ना, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.7% फिक्स हो गया। अब चाहे भारत के अंदर एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे आ जाए गिर गिर के, कोई फर्क नहीं, आपका 6.7% पे फिक्स हो गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेटर है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपकी ट्रेजरी बिल्स बेटर है। ठीक है, तो ये सारी भारत सरकार की स्कीम है एक तरह से। ठीक है, ये कहां से खरीद सकते हैं हम? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से हम डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। और एक लास्ट आगे, इसे जैसे मान लो एनबीएफसी बॉन्ड बोल सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड। जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये आप और मैं कस्टमर हैं, बीच में आरबीआई के थ्रू भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा उधार दे रहे थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियस ही बात है ना, ट्रेजरी बिल के भी कम है और आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी कम है, तो सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। लेकिन अगर मान लो मैं, ठीक है, एनबीएफसी को पैसा देता हूं, या फिर कॉर्पोरेट रिलायंस, अडानी वगैरह को पैसा देता हूं, तो ये भी बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर मैं पैसा
देखो इनके अंदर जो ब्याज दरें होती है ना वो 10% से 14% तक ज़्यादा चली जाती हैं, लेकिन रिस्क भी जुड़ा हुआ है। जहां भारत सरकार को उधार दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पैसा कहीं पे भी डूबने का चांस नहीं है। वहीं अगर मैं पैसा ऐसे कॉर्पोरेट्स को दे रहा हूं जैसे रिलायंस को, अडानी को, है ना, इनको दे रहा हूं तो इनके भी चांस ना के बराबर है डूबने के, बट फिर भी डूब सकते हैं। तो ये ब्याज दरें रिलायंस, अडानी वगैरह ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ज्यादा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनी है जो एनबीएफसी हैं, छोटी छोटी कंपनी है, वो ब्याज दरें 12% 14% तक देंगी, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये डूब गई तो मान लो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई बीच में आके नहीं कहेगा कि हम आपका पैसा दिलवा देंगे, तो रिस्क है। तो ये भी नॉलेज है, समझ लो, बट इसमें पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करना क्योंकि इसके अंदर रिस्क जुड़ा हुआ है, समझ के बात को। बट हाँ, नॉलेज के लिए थ्योरेटिकली मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज होती कैसे, ठीक है। जैसे यहां मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये 5 एक कंपनी है, लोन वगैरह देती है, ये देखो 11.65% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। ऐसे ये क्रेजी भी कोई कंपनी है, ये भी लोन वगैरह देती है 11.60% का। ये कोई कंपनी है केमिकल करके, ये भी इतना देती है। ऐसे मान लो अंबानी वगैरह की अगर आप देखोगे तो 8 8.5%, तो थोड़ा कॉर्पोरेट से, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ज्यादा ब्याज दे देगी, बट ओवरऑल ठीक ठाक ही ब्याज है, मतलब समझ गए ना बात को। तो इन्हें बोला जाता है हमारे कॉर्पोरेट या एनबीएफसी बॉन्ड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक लास्ट टेबल आपको दिखा देता हूं। जैसे कॉर्पोरेट और एनबीएफसी बॉन्ड कितना देते हैं, 10 से 14%। आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो था ये आपको 8.05% के लिए वो देता था, लेकिन ये 7 ईयर्स के लिए फिक्स्ड स्कीम है, ठीक है, लॉक इन स्कीम है, ठीक है। अच्छा ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कोई कॉर्पोरेट कहे कि हम मिनिमम 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट लेंगे, कोई कहे कि 6 महीने के लिए कम से कम करनी पड़ेगी, कोई कहेगा 3 साल के लिए कम से कम करनी पड़ेगी, कोई कहेगा 2 साल के लिए। यानी डिपेंड करता है कि कंपनी कितने टाइम के लिए बॉन्ड इशू कर रही है, समझ के बात को। तो आपको ठीक लगे, मान लो कोई कहता है कि मान लो अडानी है, अडानी कहता है मैं 2 साल और 11 महीनों के लिए इशू करता हूं बॉन्ड, आपको लगे कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, ब्याज अच्छा दे रहा है, डूबेगा भी नहीं, तो ठीक है। आपको लगे टाइम ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है भाई, कल को बीजेपी चली जाए, मोदी सरकार चली जाए, तो कुछ भी हो सकता है भी, मेरा पैसा रिस्क पे है, मैं 3 साल के तो नहीं लूंगा, अगर 1 साल के लिए देता है तब तो ठीक है। तो लाइक समझ गए ना बात को। तो आप अपने सूझबूझ से देख लेना, रिस्क एपेटाइट होता है इसके अंदर, रिस्क जुड़ा होता है, तभी ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं किसी की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसे आरबीआई की आपने देख लिया 7 ईयर्स के लिए होता है, सेफ है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार के पास जब पैसा जमा हो रहा है। ट्रेजरी बिल बिल्कुल छोटे 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए। और ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं 5 से लेकर के 40 साल की एक लंबी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको वो सारी चीजें बताई। मैंने इसमें म्यूचुअल फंड डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स तो है नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे रिटर्न आ जाए, हो सकता है नेगेटिव भी चले जाए। लेकिन ये वो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि एफडी की तुलना में और कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वेल एंड गुड है, नहीं करना तो भी उम्मीद करूंगा कि आपको काफी कुछ नॉलेजेबल इसमें मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपको कोई पैसे तो लगेंगे नहीं, बट ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज कमेंट भी करना, कुछ सुझाव हैं तो वो भी बताना कि हम और अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, या इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशंस नए नए कैसे ला सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।